आपने अभी न्यूटन रिंग्स पढ़ लिया, वहां से आपने पढ़ लिया कि कैसे आप लैम्डा एप्लीकेशन पार्ट है, कैसे लैम्डा निकाल सकते हैं। और साथ ही साथ आपने ये भी पढ़ा कि आप कैसे जो है किसी दूसरे मीडियम का रेफरेंस निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम जो करने जा रहे हैं वो अभी तक फ्रिंजेस थे। अब हम इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, माइकलसन इंटरफेरोमीटर जो है वो एक तरह का इंस्ट्रूमेंट है जो इंटरफेरेंस की फिनोमेना का यूज करता है वेवलेंथ को निकालने के लिए, ठीक है, या आपके डिस्टेंसेस को निकालने के लिए। तो आप पिछले मेथड्स में भी वेवलेंथ निकालते आ रहे हैं, याद करिएगा। ठीक है, तो ये भी एक तरह का आपके पास दो ग्लास प्लेट G1 और G2, ये दोनों आपके 45 डिग्री एंगल पे लगे हुए हैं। आपके पास प्लेन मिरर है M1 और M2। M1 और M2 आपके दो प्लेन मिरर हैं। ठीक है, ये टेलीस्कोप है जहां से आप ऑब्जर्वेशन को देखते हैं। तो इतने के साथ यही कंस्ट्रक्शन है हमारा। G1 G2 दो ग्लास प्लेट है। ठीक है, M2 आपका एक प्लेन मिरर है, M1 भी एक प्लेन मिरर है। सबका रोल अलग अलग है, रोल अभी हम डिस्कस करें। ठीक है, सबका रोल अलग अलग। अब सिंपली से आप देखिए, जब मैं G1 को कह रहा हूं तो G1 है तो ग्लास प्लेट ही, लेकिन इसका काम क्या है? इसका काम है यह बीम स्प्लिटर, मतलब ये बीम को स्प्लिट करता है। तो जब आप कोई लाइट बीम आप डालते हैं, जैसे यहाँ से आपने सोर्स से, ये यहाँ पर सोर्स है, आप यहाँ सोर्स से कोई लाइट डाले, देखिए ये लाइट आया, अब ये लाइट स्प्लिट हो जाएगा, एक पार्ट इधर चला जाएगा और दूसरा पार्ट आपके इधर आएगा। ठीक है, बेसिकली इधर ना के आप इसको कहिए कि इधर आए, पहले मिरर के पास जाएगा, तो जो ग्लास प्लेट G1 पे जो लाइट इंसिडेंट की, उसका एक पार्ट उसको ट्रांसमिट कर गया और एक पार्ट रिफ्लेक्ट हो गया। तो इसीलिए इसको बोलते हैं बीम स्प्लिटर। और ये पार्शली सिल्वर्ड होता है। क्यों पार्शली सिल्वर्ड? इसीलिए करते हैं ताकि ये पोर्शन, ताकि जो आपकी लाइट्स हैं, ठीक है, जो भी आपका लाइट प्लेट आपका गिर रहा है, उसका कुछ पार्ट आपको ट्रांसमिट भी हो, कुछ रिफ्लेक्ट भी हो, सब एक ही साइड में ना चले। चलिए, ये आपका, अब चूंकि ये पार्ट जो है यहां से ट्रांसमिट हो गया है, तो इसमें कुछ रिफ्लेक्टेड आ गया, सॉरी कुछ पार्ट डिफरेंस आ गया है। तो ये गया और इस मिरर से टकरा के आया। अब जब ये आया तो इसमें पार्ट डिफरेंस ऑलरेडी क्रिएट हो गया है। इस पार्ट डिफरेंस को कंपनसेट करने के लिए आप इस ग्लास प्लेट का यूज करते हैं। G2 आपका कंपनसेटर है। G2 क्या है? ये कंपनसेटर है। G2 is a compensating glass, which is simple plain parallel glass plate having thickness same as G1. ठीक है, क्योंकि आप सिग्नल ट्रांसमिट हुआ था तो पार्ट डिफरेंस ले लिया था, तो उस पार्ट डिफरेंस को कंपनसेट करने के लिए आप दूसरा ग्लास प्लेट यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड G2, और इसीलिए इसको बोलते हैं कंपनसेटिंग ग्लास। तो पहला क्या हुआ? बीम स्प्लिटर हुआ G1, और G2 क्या हुआ? रोल है दोनों ग्लास प्लेट, लेकिन G1 का रोल है बीम स्प्लिटिंग करना और G2 का रोल है कंपनसेशन प्रोवाइड करना, पार्ट डिफरेंस जो आपका चेंज हुआ। और ये दोनों जो प्लेट है G1 और G2, ये एक दूसरे के पैरेलल हैं और मिरर से 45 डिग्री पे हैं। देखिए G1 G2 एक दूसरे से पैरेलल हैं, दोनों देखिए पैरेलल हैं, और ये आपके M2 के 45 डिग्री एंगल पे हैं। M2 से वर्टिकल एक्सिस है, इससे 45 डिग्री पे है। क्लियर? चलिए, ये तो आपका कंस्ट्रक्शन हो। अब समझिए कि इसमें होता क्या है। बहुत सिंपल सा है, देखिए यहाँ से मैं जो पहले बता देता हूँ, हम लोग यहाँ से लाइट आया,
इस ग्लास प्लेट पर गिरा, एक पार्ट इधर चला गया, एक पार्ट ऊपर की तरफ चला गया, प्लेन मिरर से रिफ्लेक्ट होके वापस आया, इधर से भी रिफ्लेक्ट होके इस कंपनसेटर से उसका वेवलेंथ सॉरी पार्ट डिफरेंस कंपनसेट हुआ और दोबारा दोनों आके हाँ, तो जो हमने आपको बताया कि कैसे आपका इंटरफेरेंस की फिनोमेना होती है और आप कैसे उसको देखते हैं टेलीस्कोप के थ्रू, तो यही आपको मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये सब पढ़ लीजिएगा। ग्लास प्लेट की जरूरत क्यों पड़ती है आपको कंपेंसेटिव ग्लास प्लेट की, ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। सिंपल सा देखिए, इसको एक बार और थोड़ा सा इसमें कर दें। देखिए एक सिग्नल जो है, ये जो आपको यहाँ पर टेलीस्कोप के पास आपको दो सिग्नल मिल रहा है ना, एक सिग्नल देखिए कितनी बार रिफ्लेक्शन हुआ, गया ऊपर गया, ठीक है, और फिर यहाँ चला आया, और ये जो सिग्नल है देखिए, पहला एक बार यहाँ से रिफ्लेक्ट हुआ इस ग्लास प्लेट से, यहाँ गया, यहाँ से रिफ्लेक्ट हुआ वापस आया, और फिर आपका रिफ्लेक्ट हुआ, 3 बार इसका रिफ्लेक्शन हुआ। ये आपके एक बार रिफ्लेक्ट हुए, 3 बार रिफ्लेक्ट हुए, इसी को कंपनसेट करने के लिए वो कंपनसेटिंग ग्लास प्लेट यूज करते हैं। ओके, जो माइकलसन इंटरफेरोमीटर है, इसके जो फ्रिंजेस होंगे वो कैसे बनेंगे, ये इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आप देखिए कि आप दोनों जो मिरर्स रखे हैं वो कैसे हैं, परपेंडिकुलर है। जो आपका दोनों मिरर है वो क्या है, परपेंडिकुलर है। तो इंटरफेरेंस फिनोमेना हो रही है वो कैसे हो रही है, वो एक तो आपके M1 से लाइट आ रही है और दूसरी आपकी M2 से वर्चुअल इमेज जो बन रही है M2 से आ रही है, इन्हीं का थ्रू इंटरफेरेंस होगा और तब आपको फ्रिंजेस बन रही है। अब M1 और M2 दोनों परपेंडिकुलर है, जो आपका M1 और M2 है वो दोनों क्या है, कंप्लीट परपेंडिकुलर है। अब अगर M1 और M2 दोनों एक दूसरे पे कॉन्साइड नहीं कर रहे हैं वर्चुअली, ठीक है, अगर वो एक दूसरे पे कॉन्साइड नहीं कर रहे हैं और एक ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि आपका जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है वो सही नहीं है, क्योंकि M2 का जो वर्चुअल इमेज होना चाहिए वो M1 पे ओवरलैप करना चाहिए। अगर वो नहीं कर रहा है, इसका मतलब है कि आपका एक्सपेरिमेंटल सेटअप सही नहीं है, और आप जो भी स्क्रू गेज है, माइक्रोस्कोप है, उसको सेट करिए और ये प्रयास करिए कि दोनों ओवरलैप कर जाए। ये आपके एक्सपेरिमेंट का पहला काम होता है सेटअप तैयार करने का, आपके जब वर्चुअल इमेज और मिरर M1 का जो इमेज है दोनों ओवरलैप कर जाए। इसलिए आप कहीं यहाँ पढ़िए, देखिए कहीं लिखा होगा, ये क्वेश्चन करिएगा, ये क्वेश्चन, ठीक है। मान लीजिए कि ओवरलैप नहीं कर रहा है, आपको पता नहीं चला ओवरलैप नहीं कर रहा है, तो जो डिस्टेंस सेपरेशन का वो मान लिया कि D है, वो क्या है, D है। तो आपको सेपरेशन का डिस्टेंस पता चल गया कि ये ओवरलैप अगर नहीं किया तो D है, तो यहाँ से आप पार्ट डिफरेंस निकाल सकते हैं। पार्ट डिफरेंस क्या होगा, 2, याद करिएगा, 2 म्यू T cos थीटा लैम्डा बाई 2 व्हाटएवर इज दैट, ठीक है। तो T की जगह हम D कर दिए, 2D cos थीटा, चूंकि म्यू की जगह 1 कर दिए, 2D cos थीटा माइनस लैम्डा बाई 2 का ये चाहे प्लस लैम्डा बाई 2 का ये कोई अंतर नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये प्लस लैम्डा बाई 2 कर दिया, तो ये आपका पाथ डिफरेंस हो गया। ये जो है दो इंटरफेरिंग बीम्स के बीच का पाथ डिफरेंस है, अगर उन दोनों के बीच सेपरेशन कुछ है, और अगर नहीं तो D 0, तो लैम्डा बाई 2 का पार्ट डिफरेंस आ जाएगा। इसका मतलब है कि डार्क फ्रिंजेस बन रही हैं, क्लियर कट है। लेकिन अगर है M1 मिरर और M2 का वर्चुअल इमेज अगर ओवरलैप नहीं कर रहा, उनके बीच कुछ डिस्टेंस है D, जो कि कहाँ पता चलेगा आपको, माइक्रोस्कोप के स्केल पर पता चलेगा। तो अगर वो D है तो पार्ट डिफरेंस ये होगा 2D cos थीटा प्लस लैम्डा बाई 2। अब देखिए ये लैम्डा बाई 2 ही डिसाइड करता है, ठीक है,
कि इसी के बेस हम बताते हैं कि जो हमारी फ्रिंजेस है वो डार्क होंगी कि ब्राइट होंगी, इसी के बेस पर। बाकी थीटा को आप अगेन 90 जीरो कर लेंगे परपेंडिकुलर डाल के, ठीक है। छोड़िए, अब देखिए, अब आप इसी के बेस पर कह सकते हैं कि जितने भी फ्रिंजेस आ रहे हैं, अगर हम ऑर्डर को फिक्स कर दें तो थीटा है वो कांस्टेंट है। थीटा आपका फिक्स हो गया, तो थीटा फिक्स हो जाने का मतलब है ये जो फ्रिंजेस हैं वो इक्वल इंक्लिनेशन के हैं, और इक्वल इंक्लिनेशन का मतलब होता है सर्कुलर फ्रिंजेस 90 डिग्री दोनों मिरर है और इंक्लिनेशन थीटा सेम है सबका, इसका मतलब फ्रिंजेस जो होंगी वो सर्कुलर शेप में बनेंगी। और चूंकि क्या नाम है, एम्पलीट्यूड के डिवीजन से बन रही है, मतलब ट्रांसमिशन और रिफ्लेक्शन से बन रही है, तो ये लोकलाइज्ड भी होंगी। तो इसको बोलते हैं फ्रिंजेज ऑफ इक्वल इंक्लिनेशन, और न्यूटन इनको बोलते थे फ्रिंजेज ऑफ इक्वल थिकनेस। दोनों का अलग अलग आप नोमेनक्लेचर भी देख सकते हैं। देखिए इनको भी थोड़ा समझ लीजिए। मैंने कहा कि अगर आपका वर्चुअल इमेज M1 और M2 का वर्चुअल इमेज कोइंसाइड कर गया तो पार्ट डिफरेंस, बीच का डिस्टेंस 0 होगा, तो पार्ट डिफरेंस λ/2 होगा। इसका मतलब है सेंटर पे आपको डार्क फ्रिंज मिलेगा। अब आप क्या करिए, सेंटर पे डार्क, आपको आपने सेंटर लोकेट कर दिया, अब आप सेंटर से मूव करिए और इस तरीके से मूव करिए, ठीक है, कि λ/4 डिस्टेंस मूव करिए। तो अगर आप λ/4 डिस्टेंस मूव करेंगे तो जो पार्ट डिफरेंस होगा, ठीक है, जो 2D cos थीटा वाला टर्म था वो λ/2 हो जाएगा। तो λ/2 प्लस λ/2 अब लैम्डा हो गया, इसका मतलब अब ब्राइट फ्रिंज मिल गया। तो अब वही डार्क फ्रिंज ब्राइट फ्रिंज में मिल गया। फिर λ/4 डिस्टेंस मूव करेंगे तो फिर वो आपका एक्स्ट्रा टर्म मिल जाएगा, तो लैम्डा प्लस लैम्डा अब वो 3λ/2 हो जाएगा, तब वो डार्क फ्रिंजेस मिल जाएगा। तो जैसे जैसे आप λ/4 डिस्टेंस मूव करते हैं, फ्रिंजेस ब्राइट से डार्क की तरफ शिफ्ट होती है। यही मैंने एक्सप्लेन किया। देखिए ये सेंटर फ्रिंज है, ये क्या है, डार्क फ्रिंज है। आप λ/4 मूव किए तो अब ये जो मूव किए जहां पे वो डार्क फ्रिंजेस अब क्या हो गई, ब्राइट हो गई, तो ये आपकी ब्राइट फ्रिंज है। अब मूव करेंगे, ये भी फिगर होना चाहिए, नहीं दिया, मैं इसमें बना देता। अब और आप मूव करेंगे तो क्या होगा, ये सर्कुलर आया, ये ऐसे आए और फिर ऐसे, ये पूरा आपका डार्क, ये ब्राइट, फिर ये डार्क। इसको और मूव करेंगे, ये डार्क, ये ब्राइट, ये डार्क, और फिर ये ब्राइट। और यहाँ भी फ्रिंजेस इक्विडिस्टेंट पे नहीं है, ठीक है, यहाँ फ्रिंजेस आपके सर्कुलर होती है, लोकलाइज होती है, लेकिन ये भी इक्विडिस्टेंट नहीं। ओके, आज के लिए डन।